आइए विधानमंडल बजट सत्र के तीसरे दिन की बात करते हैं जो कि आज है और विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार हैं। अब से थोड़ी देर में सदन की कार्यवाही शुरू होगी। कल योगी सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। बाकी बचा जो समय है इस वित्त वर्ष का यानी 2022-23 का, उसके लिए कल योगी सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी और अब से थोड़ी देर में किसी भी समय सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। यह बड़ी खबर है, यह ताजा अपडेट है। 11 बजे से 12 बजे तक सामान्यतः प्रश्नकाल का समय होता है, तो 11 बजे से कार्रवाई शुरू होती है। 11 सुबह के बज चुके हैं और इसलिए किसी भी वक्त अब कार्रवाई शुरू हो सकती है बजट सत्र के तीसरे दिन की। आज भी हंगामे के आसार हैं। आज विधानमंडल बजट सत्र का तीसरा दिन है। कल योगी सरकार यानी कि 26 मई को अपना पूर्ण बजट इस वित्त वर्ष के लिए जो बाकी का समय है उसके लिए प्रस्तुत करेगी। सीधा आपको विधानसभा की कार्रवाई मिली सकते हैं। लिया जाए इसको। हाँ जी। मान्यवर, कोविड-19 में जो कोरोना संक्रमण काल था, 2019 में तमाम देशों के लोग कोरोना महामारी से पीड़ित हुए, लेकिन मान्यवर भारतवर्ष में 2019 में एक पेशेंट नहीं था। 2020 के फरवरी माह तक कोई पेशेंट नहीं था और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर लॉकडाउन कर दिए गए होते, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी गई होती, तो भारत में कोरोना से कोई मरीज ना होता। मान्यवर, 24 मार्च को ये आदेश हुआ कि 25 मार्च से सरकार का ये आदेश था कि 25 मार्च से सारा लॉकडाउन रहेगा। सरकार के आदेश पर व्यापारियों ने अब दुकानें बंद कर दी, लेकिन बंद दुकानों का सरकार ने बिजली का बिल लिया। मानवर, मैंने बहुत स्पष्ट साफ साफ प्रश्न किया था कि कोरोना संक्रमण में, कोरोना काल में बंद दुकानों तथा कोरोना संक्रमण में पीड़ित व्यक्तियों के उक्त अवधि की बिजली का बिल सरकार माफ करेगी। मानवर, आप उत्तर पढ़ लीजिए, कहीं पर भी ये उत्तर में नहीं कहा गया है कि सरकार बिजली का बिल माफ करेगी या नहीं करेगी। मानवर, हमने ये नहीं पूछा है कि सरकार ने क्या छूट दी थी। सरकार ने छूट दी कि 31 मई तक हम सरचार्ज माफ करेंगे और उसके बाद जो है सरचार्ज माफ करने की हमने बात नहीं पूछी है। मान्यवर, हमने पूछा है कि बिजली का बिल जिनका पूरा परिवार को कोरोना हो गया, जिनका पूरा परिवार अस्पताल में भर्ती था, मान्यवर, उन लोगों से कोरोना का आप क्या जानकारी करना चाहते हैं, पूछिए। तो मान्यवर, प्रश्न ये है कि कोरोना में जब सरकार के आदेश पर दुकानें बंद थी, तो उन दुकानों का बिजली का बिल क्यों लिया जा रहा है? सरकार क्या बिजली का बिल माफ करेगी? ये स्पष्ट प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर नहीं। अब आने दीजिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय रामनरेश जी, प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, भारत के कोरोना काल के व्यवस्थापन की आज पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है। तो प्रश्नकाल चल रहा है विधानसभा में, प्रश्न पूछा गया है, उत्तर दिया जा रहा है। ये आप लाइव देख रहे थे। अब आपको एक बड़ी खबर बता दें कि यूपी विधानसभा में कल बजट पेश होगा। करीब 6,06.10 यानी 6,10,000 करोड़ का बजट होगा और 1,25,000 करोड़ विकास कार्यों के लिए होंगे इसमें आवंटित। जो सूचना हमारे पास है, लोक कल्याण संकल्प पत्र के वादों और योजनाओं को पूरा करने पर जोर रहेगा कल के बजट में। बड़ी खबर, 6,10,000 करोड़ का बजट हो सकता है कल का, जो बाकी के समय के लिए होगा 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश का। कल ही यह बजट प्रस्तुत होना है और इस 6,10,000 करोड़ के बजट में 1.25 लाख करोड़ सिर्फ विकास कार्यों के लिए आवंटित किए जाएंगे और उन योजनाओं पर जोर होगा, उन चीजों पर जोर होगा जिनका वादा किया गया है लोक कल्याण संकल्प पत्र में। क्या है इस बजट का रूपरेखा, इसकी क्या है, किन चीजों पर फोकस रहने वाला है, क्या इसका आकार है, इन सब बातों पर बात करने के लिए शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता लखनऊ से। आइए अब उनके पास चलते हैं। शैलेश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है
क्योंकि ये योगी 2.0 यानी उनके दूसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्णकालिक बजट होगा बाकी के समय के लिए, जो लगभग 9 महीने से ज्यादा का वक्त होगा। क्या इसके बारे में जानकारी मिल रही है आपको? कुछ सूचनाएं वैसे मैंने दर्शकों को दी हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त और क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से दूसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा और खास बात यह कि ये अब तक का सबसे बड़ा बजट भी होगा। 6,10,000 करोड़ के आसपास इसका आकार बताया जा रहा है और जो केंद्र होगा इसमें वो होगा लोक कल्याण संकल्प पत्र, यानी वो वादे जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई थी सरकार बनाने से पहले, तो उनको किस तरह से मूर्त रूप देना, इस पर फोकस होगा। जो केंद्र बिंदु की बात करें तो किसान, नौजवान यानी रोजगार, महिला, ये सारे मुद्दे केंद्र में रहेंगे। अभी देखिए यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जब पहुंचे सदन में शामिल होने, तो उन्होंने उससे पहले कहा कि जो बजट होगा वो यूपी के विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, महिला सुरक्षा का उसमें ध्यान रखा गया है, ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो उन सभी चीज़ों का इस बजट पे पूरा ध्यान रखा गया है। बहरहाल इस समय यहाँ की तस्वीरें पहले आपको दिखाते हैं कि देखिए सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, मुख्यमंत्री अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना अंदर मौजूद है, तमाम मंत्री और विधायक हैं। इंतजार हो रहा है सपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के आने का। हालांकि देखिए कार्रवाई शुरू हो गई, लेकिन तमाम जो सदस्य हैं विधानसभा के और विधान परिषद के, उनका आना अभी भी लगातार जारी है। वो आ रहे हैं सदन में शामिल होने के लिए। और अगर बात करें देखिए इस बजट की, जब हम चर्चा करते हैं जी। तो 1.25 लाख करोड़ रुपए विकास की योजनाओं के नाम पर उसमें रखने के लिए कहा गया है, बताया जा रहा है कि होंगी। इसमें कोई नई योजनाएं जो हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। जो प्रमुख योजनाओं की अगर हम बात करें लोक कल्याण संकल्प पत्र के वादों के हिसाब से, तो देखिए जो मेधावी छात्राएं हैं उनको स्कूटी देने की जो बात कही गई थी उसको इसमें शामिल किए जाने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो किसानों को सिंचाई के लिए जो मुफ्त बिजली की बात थी उसके लिए प्रावधान हो सकता है। अगर उसका देखिए प्रावधान होता है तो लगभग 1800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ जो है वो सरकार के ऊपर आएगा, तो उसके लिए प्रावधान हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए इस बजट में मेधावी छात्राओं के बाद तो 60 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको परिवहन निगम की जो बसें हैं उसमें मुफ्त यात्रा की जो सौगात देने की बात कही गई थी उसको अमली जामा पहनाया जा सकता है। इसके अलावा जो कन्या सुमंगला योजना है उसका जो पहले रकम थी, धनराशि थी, वो 15,000 रुपये थी, उसको बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की जो चीज़ है व्यवस्था वो इस बजट में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो पेंशन की बात की जाए, वृद्धावस्था और बाकी जो पेंशन है जो बढ़ाने की बात कही गई थी उसके लिए इसमें प्रावधान नज़र आ सकता है। अगर बात करते हैं डेवलपमेंट को लेकर तो देखिए जो डिफेंस कॉरिडोर की बात है, गंगा एक्सप्रेस वे है, क्योंकि गंगा एक्सप्रेस वे जो है वो अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे तैयार किया जा रहा है, तो गंगा एक्सप्रेस वे को लेकर इसमें प्रावधान बजट में देखने को मिल सकता है। डिफेंस कॉरिडोर जो एक महत्वाकांक्षी योजना भी है सरकार की, पिछले कार्यकाल से ही चल रही है, उसके लिए इस बजट में विशेष प्रावधान देखने को मिल सकता है। तो ये वो प्रमुख चीज़ें होंगी देखिए राजेंद्र, जो इस बार के बजट में देखने को मिलेंगी और कोशिश ये कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो संकल्प पत्र के वादे हैं उनको मूर्त रूप दिया जाए, ताकि जनता ने जो विश्वास जताया है उसको दिखाया जा सके कि हमने जो कहा था वो हम करके दिखा रहे हैं। उन चीजों के लिए ठीक है शैलेश, आप कह रहे हैं कि लोक कल्याण संकल्प पत्र के जो बड़े वादे हैं उन पर जोर रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेश इन जानकारियों के लिए। तो बजट के बारे में उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं और जानकारी प्राप्त हुई है शैलेश को, वो आपके सामने रख रहे थे। आप आगे बढ़ते हैं, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर बात करें। एक और याचिका अब सिविल कोर्ट में डाल दी गई है। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह बिसेन की तरफ से यह याचिका दाखिल की गई है। सिविल कोर्ट से मांग की गई है कि भगवान विश्वेश्वर की जगह हिंदुओं को पूजा की इजाजत मिले और इसके साथ ही मस्जिद के गुंबदों का ध्वस्तीकरण का आदेश भी दिया जाए। इस याचिका में मांग की गई है, बड़ी खबर है। याचिका भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के वाद मित्र की हैसियत से डाली गई। और आपको बताएं कि राखी सिंह समेत 5 महिलाओं के वाद के बाद यह ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ दूसरा मुकदमा है और इस मुकदमे को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि दिवाकर ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है और सुनवाई के लिए आज दोपहर 2 बजे का वक्त दिया गया है। आज की सुनवाई में इस मुकदमे में कोई बड़ा अंतरिम आदेश जारी होने की संभावना जताई जा रही है। बड़ी खबर, यह बड़ी खबर। विश्व वैदिक सनातन संघ, इससे पहले श्रृंगार गौरी मंदिर में भी इनकी भूमिका रही है। और अब देखिए किरण सिंह बिसेन की तरफ से याचिका दाखिल की गई। आपको बता देते हैं कि ज्ञानवापी का ये नया विवाद है क्या, जो अर्जी दाखिल की गई है।
कल किरण सिंह बिसेन की तरफ से याचिका दाखिल हुई। भगवान विश्वेश्वर विराजमान के वाद मित्र के तौर पर यह याचिका दाखिल की गई। मस्जिद की एक जगह को भगवान विश्वेश्वर का स्थान बताया गया। इसमें दावे वाले स्थान को हिंदुओं को सौंपने की मांग को लेकर यह याचिका दाखिल की गई है। मस्जिद के गुंबदों को ध्वस्त करने के आदेश की मांग की गई है इस याचिका में। और कहां याचिका दाखिल की गई है? सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि दिवाकर की कोर्ट में, और यह याचिका मंजूर कर ली गई है। और आज ही दोपहर 2 बजे जज रवि दिवाकर की कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी और कोई इंटरिम ऑर्डर भी आ सकता है, कोई अंतरिम आदेश भी आ सकता है। नीतीश के पास चलते हैं वाराणसी, और इस याचिका के बारे में जो ताजा याचिका है जिसमें बहुत स्पष्ट मांग की गई है नीतीश कि गुंबदों को ध्वस्त कर दिया जाए और जो मस्जिद का वो इलाका जहां पर संभवतः शिवलिंग मिलने का दावा है वो स्थान हिंदुओं को सौंप दिया जाए। अभी तक की याचिकाओं में इस तरह की मांग नहीं थी, लेकिन अब ये इस मांग वाली याचिका वहीं पहुंची है जहां पर डिस्ट्रिक्ट जज के वहां मुकदमा आने से पहले सुनवाई चल रही थी इन मामलों की। क्या जानकारी मिल रही है आपको नीतीश? राजेंद्र जी, जानकारी पर अगर गौर करें तो आज 2 बजे से इसी मामले को लेकर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसी मामले को लेकर आज यहाँ पर सुनवाई होनी है। इस वक्त मैं देखें जो वाराणसी कोर्ट है उसके सामने मौजूद हूँ, और इस बार जब से ये शिवलिंग मिलने की बात सामने आई है इसके बाद काशी के हर नागरिक के मन में ये बात है कि जो बाबा का शिवलिंग मिला है वो बिना पूजा के नहीं रहना चाहिए, और इसके प्रमाण भी वैदिक रीति से दिए जा रहे हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि जब शिवलिंग अस्तित्व में है, शिवलिंग मिल गया है, शिवलिंग दिख गया है, तो उसकी पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। अब सिविल जज सीनियर डिवीज़न के यहाँ याचिका डाली गई है, जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह बिसेन ने डाली है, और इसे लेकर 2 बजे आज सुनवाई होनी है। लेकिन आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है इसके पहले जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी हैं उन्होंने भी इसकी अर्जी लगाई थी, लेकिन वो अर्जी कहीं काम नहीं आई। इसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीज़न के यहाँ अगर बात करें तो जितेंद्र सिंह बिसेन की पूरी टीम आती है और आने के साथ यहाँ पर अपनी अर्जी लगाती है। इस पर सुनवाई की आज तारीख है, और आज तारीख का जो समय है 2 बजे, उसके बाद ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि जहाँ पर जो शिवलिंग मिला है वहाँ पर क्या जलाभिषेक की अनुमति मिलती है, क्या वहाँ पूजन की अनुमति मिलती है, क्या जो एप्लीकेशन में मांगे रखी गई हैं उन सारी मांगों पर विचार किया जाता है, या फिर प्रतिवादी पक्ष को इस पर सुनने के लिए अगली तारीख दी जाती है। 2 बजे का इंतजार, और 2 बजे के बाद पूरी चीजें स्पष्ट रूप से सामने होंगी। राजेंद्र जी, प्रतिवादी कौन है इस मामले में? प्रतिवादी किसको बनाया गया है वादी पक्ष के द्वारा? राजेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस मामले में प्रतिवादी कोई नहीं है। एक याचिका प्रार्थना पत्र पड़ा और प्रार्थना पत्र पर आज सुनवाई है, अभी प्रतिवादी नहीं है। अगर इस पर कोई आपत्ति दाखिल करता है, यानी अगर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद इस पूरे मामले को लेकर अपनी आपत्ति दाखिल करता है तो इस पूरे मामले में एक अलग मोड़ आएगा। लेकिन आपको एक बार और बात बता दूं कि इस पूरे मामले में जो खास तौर पे प्रतिवादी पक्ष है वो सरकार लिया जा रहा है। सरकारी वकील इस पूरे मामले में प्रतिवादी के भूमिका में रहेंगे और वो अपनी जिरह के द्वारा इस पूरे मामले पर जो बहस है वो करेंगे। बात करें सबसे बड़ी तो अगर जिस तरह से ये याचिका डाली गई जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह बिसेन ने डाली है तो वो पूजा की मांग करेंगे। वहीं अगर बात करें जो अन्य बिंदु है उस पर मांग करेंगे, और सरकारी वकील जहाँ पर जिसके कब्जे में कहा जा रहा है कि जो सारी चीज़ें इसकी सुरक्षा कर रहे हैं, इसके साथ ही जो पिछले दिनों जो ये जो याचिका है क्या इसको स्वीकार कर लिया गया है सुनवाई के लिए? एडमिट कर लिया गया है कोर्ट के द्वारा और अब इस पर प्रॉपर सुनवाई होगी आज दोपहर 2 बजे, या एडमिशन की स्टेज पर ही सुनवाई होगी? राजेंद्र जी, प्रॉपर सुनवाई क्या डेट है? आज प्रॉपर सुनवाई की डेट है। कल इस याचिका को स्वीकार किया गया था और इसकी आज सुनवाई की डेट डाली गई है। एक और जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह बिसेन के वकील शिवम गौड़ आज बहस करेंगे, दूसरी ओर सरकारी वकील आज बहस करेंगे। शिवम गौड़ की ओर से जो तथ्य दिए गए हैं पूजा के अधिकार और अन्य तथ्य दिए गए हैं, दूसरी ओर जो सरकारी पक्ष है, सरकारी पक्ष जो है वो अपनी दलीलें रखेगा। दलीलें जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो तालाब मिला है उसकी यथास्थिति क्या है, वस्तु उसकी स्थिति क्या है, इन पर विचार। इसके साथ ही जो पूजन की अनुमति है उसे लेकर खास तौर पर क्या सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन
जो एक और प्रतिवादी पक्ष का मैं जिक्र कर रहा था, वो प्रतिवादी पक्ष इसमें शामिल नहीं है, यानी कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वो नहीं है, सरकारी पक्ष है। और इसके साथ दूसरा पक्ष अगर देख ले तो किरण सिंह का पक्ष है। इन दोनों पक्षों के सामने आमने सामने आज बहस होगी। नीतीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए जो आपने इस ताज़ा याचिका के बारे में हमारे दर्शकों को दी है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर वाराणसी से हमारे पास है। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी बड़ी खबर है। एबीपी गंगा के पास ज्ञानवापी परिसर का एक्सक्लूसिव रेवेन्यू रिकॉर्ड है। ध्यान दीजिए, एक्सक्लूसिव रेवेन्यू रिकॉर्ड है। 140 साल पुराना रिकॉर्ड है ये एबीपी गंगा के पास। खसरे के तौर पर मौजूद है सन 1882-83 का यह रेवेन्यू रिकॉर्ड। उर्दू भाषा में तैयार किया गया था यह खसरा। और आपको बता दें कि इस रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या है, यह भी आप जान लीजिए। रेवेन्यू रिकॉर्ड में ज्ञानवापी का आराजी नंबर 9130 लिखा हुआ है और इसी जमीन को लेकर जिला अदालत में फिलहाल मुकदमा चल रहा है। हिंदू महिलाओं की ओर से दाखिल मुकदमे में इसी आराजी नंबर का जिक्र है। 140 साल पुराना रिकॉर्ड आज भी कायम है, यह दावा है। इस रेवेन्यू रिकॉर्ड में 1882-83 के बाद से अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। खसरा नंबर 9130 में मस्जिद की जमीन 1 बीघा 9 बिस्वा और 6 धुर बताई गई है, यानी कि मस्जिद की जमीन करीब 31 बिस्वा से ज्यादा दर्ज थी। हाल ही में कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में पूरा ज्ञानवापी परिसर 14 बिस्वा के करीब पाया गया, कम पाया गया। यानी 140 साल पहले के रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो एरिया था इस विवादित भूमि का, जिसमें मस्जिद है ज्ञानवापी, वो ज्यादा था। और अब जब ये किया गया सर्वे तो इसमें 14 बिस्वा पाया गया, यानी कि आधे से भी कम। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की जिस जमीन को लेकर विवाद छुड़ा हुआ है, एबीपी चैनल के पास एक्सक्लूसिव तौर पर उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद है। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड 1882 का है, यानी तकरीबन 140 साल पुराना। और दावा ये किया जा रहा है कि इसके बाद इस खसरे में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी ये आखिरी खसरा मौजूद है। और ये नंबर भी वही है 9130, जिसका जिक्र राखी सिंह के मुकदमे में किया गया है। और अगर हम बात करें तो इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद की जो 9130 नंबर आराजी नंबर है, उसमें जो ज़मीन है वो 1 बीघा 9 बिस्वा 6 धुर है, यानी तकरीबन 31 बिस्वा ज़मीन है। लेकिन अभी जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद की जगह को 14 बिस्वा के आसपास बताया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मस्जिद की आधी से ज़्यादा ज़मीन जो है वो कहाँ गुम हो गई। और मस्जिद की उसी गुम हुई जगह का पता लगाएंगे मुख्तार अहमद अंसारी साहब, जिन्होंने इस मामले में पक्षकार बनने के लिए अर्जी दाखिल की है। साथ ही साथ ये एक सूट फाइल करने की भी तैयारी में है। तो हम सीधे मुख्तार अहमद अंसारी जी से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये बताइए, ये जो सूट, खासकर एक आपको और हम बात बता दें कि ये जो खसरा निकाला गया है ये सर्टिफाइड कॉपी है और सर्टिफाइड कॉपी सिर्फ 5 दिन पहले की है। आप देख सकते हैं कि 20 मई 2022 को ये कॉपी रजिस्ट्री डिपार्टमेंट से निकलवाई गई है। 140 साल पुराने रिकॉर्ड की कॉपी 5 दिन पहले निकाली गई है। मुख्तार साहब हमारे साथ हैं। मुख्तार भाई, ये बताइए कि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड निकलवाने का क्या मकसद है? हमारा इसको निकलवाने का मकसद ये है कि ये हम लोग सुन रहे थे कि ज्ञानवापी ज़मीन जो है उसी तरह हवा में है, तो हम उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में लपटे। बहुत प्रयास 15 दिन करने के बाद पता लगा कि नहीं, कोई एक रिकॉर्ड वाराणसी के रेवेन्यू रिकॉर्ड में है। तो हमने 1291 फतली इसका आराजी नंबर पता लगा। मौजा खास शहर में ही आता है, परगना देहात अमानत तहसील सदर वाराणसी में। और आराजी नंबर 9130 है, जिसका रकबा लगभग मान के चलिए कि 31 बिस्सा के आसपास है। जो सर्वे अभी हुआ विशाल सिंह जी ने किया, राखी सिंह जी के मुकदमे में जो न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया वो भी दिए, तो वो भी अराजी नंबर नहीं दिए। 14 बिस्वा को हम लोग के जोड़ने के मुताबिक आया कि 14 बिस्वे ज़मीन मस्जिद की है, जबकि मस्जिद की ज़मीन 31 बिस्सा है। तो बाकी ज़मीन 16 बिस्सा कहाँ गया? ये 16 बिस्सा ज़मीन मामूली ज़मीन नहीं है, जहाँ की करोड़ों करोड़ में बिस्वा भी नहीं बिक रही है। और ये विश्वनाथ कॉरिडोर बना और इस पर संशय ये हुआ कि ये अंजुमन इंतजामिया के लोग इसमें कहीं ना कहीं से लिप्त हैं।
जो मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि जो करीब 31 बिस्वा जमीन थी अब 14 बिस्वा के आसपास बची हुई है, तो मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी जो है, अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी, उसने ज़मीन जो है वो कहीं बेच दी है या किसी को दे दी है या कहीं और इस्तेमाल हो गई या कब्जा हो गई, क्या कुछ है, क्या जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ये ज़मीन जब पूरा थी तो ये ज़मीन कम कैसे होगी? अगर कम कभी किसी कारणवश हुई तो आवाम को बताना चाहिए ना। अब आप बताइए कि आप खुद जो है आपने इस मामले में पक्षकार बनने के लिए अर्जी दी हुई है, आप एक सूट फाइल करने की भी तैयारी में हैं, क्या जानना चाहते हैं, क्यों आप पक्षकार बनना चाहते हैं? हम उसमें पार्टी बनने के लिए 110 में एप्लीकेशन दिए हैं माननीय न्यायालय में, इसलिए कि जो राखी सिंह जो वाद पत्र दाखिल किया है उसमें हमने अपना 110 में पार्टी बनने का एप्लीकेशन दिया है। अब उसमें हमारा नज़रिया ये है कि हम इस मामले में रह करके पैरोकारी के रूप में पैरोकार बन के मस्जिद के लिए लड़ना चाहते हैं। क्या लगता है कि जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उन्होंने ज़मीन दूसरे लोगों को दे दी है, बेच दी है, कुछ कर दी है? ये तो वही लोग बताएंगे ना। हम लोग कभी 15 दिन से इसमें बुनियादी तौर पे पढ़े। नमाज तो हम लोग 40 साल से वहाँ पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, मज़ार फातिहा पढ़ते थे, उरूस होती थी, हम लोग जाते थे। मगर ये तो नया सूट आया ना कि ज्ञान बाबी मस्जिद ऐसे नहीं ऐसे ये है, तो हमारा ये हमको ये लगा कि पहले हम कागज़ के तलाश में पढ़े। तो भाई एक नगर निगम में मकान नंबर है, वक्फ बोर्ड में दफ़ा 37 की नकल है, बनारस कलेक्ट्रेट में जो है रेवेन्यू बोर्ड में 1291 फतली, जिसको 1883 का बंदोबस्त करते हैं, जो अंग्रेज ने बनाया पूरी जांच पड़ताल के साथ, इसको कोई इसमें संदेह कर ही नहीं सकता। तो ये जब हमारी 31 बिस्सा ज्ञान बाफी मस्जिद है, जिसको आलमगीरी मस्जिद कहा जाता है, उसके नाम से दर्ज है कब्रिस्तान। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी है उसने कुछ ज़मीनें आपस में अदला बदली भी की हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें ये ज़मीन चली गई? अगर अदला बदली किए हों तो कमेटी के जो सचिव हैं, जो सेक्रेटरी हैं, जो सदर साहब है, वह बयान सार्वजनिक करें और वह पेपर बताएं। आवाम जानना चाहते हैं कि 31 बिस्सा जमीन में से 14 बिस्सा बचा, तो बाकी 16-17 बिस्सा जमीन क्या हुए? और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, क्या नाम है? नौशाद अहमद। नौशाद भाई, ये बताइए कि आपके हाथ में ये रेवेन्यू रिकॉर्ड है, तकरीबन 140 साल पुराना है। 5 दिन पहले आप लोगों ने बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्कत के बाद इसे निकाला है जो है, ठीक है ना? और इसमें ये साबित हो रहा है कि 31 बीघा बिस्वा जो है वो ज़मीन थी, अब जो है वो करीब 14 बीघा बची है। अब चाहते क्या हैं? ये हम लोग यही चाहते हैं, अंजुमन कमेटी सबके सामने बतावे। हर मुस्लिम का हक है भी यह जानने का, मस्जिद के में 31 बिस्सा था तो अभी 14 बिस्सा मौके पे है, तो बाकी ज़मीन क्या हुआ भैया? सबको आम करें, हम लोग यही चाहते हैं। और जहाँ तक फुहारा का मसला है भैया, तो बचपन से हम लोग वहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, हमारे दादा परदादा बाप दादा हर कोई वहाँ पढ़ रहा है, तब तक तो फुहारा था। आज हमारे कुछ सनातन धर्मी भाई कह रहे हैं भैया वो फुहारा नहीं सुलूंगे, तो उसका उच्च तरीके से जांच हो। और सरकार, आपके साथ ही इसरार साहब भी बैठे हुए हैं, इसराइल भाई जो है वो एक कागज़ को बड़े गौर से देख रहे हैं। ये बताइए कि अगर मस्जिद की जो बाकी जगह है, जो बाकी ज़मीन है, अगर उसका पता चल जाता है तो क्या लगता है कि इस विवाद को शायद बड़े आसानी से सुलझाया जा सकता है? हाँ, आराम से सुलझाया जा सकता है। हम लोग वहाँ हमेशा बचपन से नमाज पढ़े जाते हैं, जुम्मा की नमाज, और ऐसे वहाँ पे फुहारा था और फुहारा ही रहेगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, वाराणसी। ये देखिए आप इस वक्त आप जो रिपोर्ट देख रहे थे मोहम्मद मोइन की, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, आपने अभी बात की उन लोगों से जिन्होंने 140 साल पुराना ये रेवेन्यू रिकॉर्ड हासिल किया है, और आपने उनसे बहुत तफसील से बात की, उनका दावा भी हमारे दर्शकों ने देखा है। वो कब अर्जी दाखिल करने जा रहे हैं पार्टी बनने की, और कैसे ये इस मामले पर असर डाल सकता है? देखिए, आपको बता दें कि जो राखी सिंह का केस चल रहा है बनारस की जिला जज की अदालत में, उसमें पक्षकार बनने के लिए अर्जी मुख्तार अहमद अंसारी की तरफ से दाखिल की जा चुकी है। उनका साफ कहना है कि अगर इस मामले में उनको पक्षकार बनाया जाता है तो वो मस्जिद कमेटी की तरफ से जो गड़बड़ियां की गई हैं कथित तौर पर, जो इनका आरोप है, उस मामले की जांच के लिए ये जिला जज से गुहार लगाएंगे। अगर उस पूरे मुकदमे में इन्हें पक्षकार नहीं बनाया जाता है, इनकी अर्जी खारिज की जाती है, तो वे एक अलग नया वाद यानी नया मुकदमा वो दाखिल करेंगे। इनका साफ आरोप है मस्जिद की इंतजामिया कमेटी पर। इनका कहना है कि मस्जिद की जमीन ज्यादा थी,
मस्जिद कमेटी के लोगों ने गलत तरीके से या तो वो जमीन बेच दी है या उस पर किसी का कब्जा करा दिया है, किसी को दे दी है मनमाने तरीके से। अगर मस्जिद की वो जमीन उसे वापस मिल जाती है तो जो मौजूदा विवाद है खासकर शिवलिंग को लेकर, उसका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है। जो जगह जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है वो जगह जांच के बाद हिंदू पक्ष को दी जा सकती है और जो मस्जिद की बची हुई जगह है वहां पर वजू खाने को शिफ्ट किया जा सकता है और इस पूरे जो एक बड़ा विवाद है उसका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है। इस तरीके का दावा इनकी तरफ से मुख्तार अहमद अंसारी की तरफ से किया गया है। तो कोर्ट में पक्षकार बनने के लिए इन्होंने अर्जी दाखिल कर दी है। वो अर्जी मंजूर हुई, साफ कहना है कि अगर अर्जी मंजूर नहीं की जाती है तो अच्छा, इस मांग को लेकर एक नया मुकदमा दाखिल। ठीक है, आप कह रहे हैं वो अर्जी, उस अर्जी पर अभी फैसला आना बाकी है। तो मोइन समझा जाए कि जिला जज के सामने जो कई अर्जियां पड़ी हैं उनमें से एक अर्जी इन साहब की भी है, मुख्तार अहमद अंसारी की भी है। एक तो बात ये आपसे जानना चाहेंगे, दूसरी बात ये कि इनके साथ और भी कई लोग दिखाई दे रहे थे, तो क्या वो भी पक्षकार बनने के लिए मुख्तार अहमद अंसारी के साथ अर्जी दाखिल किए हुए हैं या वो सिर्फ नैतिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर उनके साथ वहां बैठे हुए थे? देखिए वो सिर्फ उनके सहयोगी हैं, उनके साथी हैं और जिस तरीके के एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स इन्होंने निकाले हैं निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वो अब तक पहले कभी सामने नहीं आए थे। रेवेन्यू रिकॉर्ड या खसरे की कॉपी, 140 साल पुराना रिकॉर्ड, वो अब तक कहीं किसी के पास भी सामने नहीं आया था। तो ये और मुख्तार अहमद अंसारी और इनके सहयोगियों ने यानी पूरी टीम ने मिलकर के काम किया है और पक्षकार बनने के लिए अर्जी सिर्फ मुख्तार अहमद अंसारी की तरफ से दी गई है। अब ये जिला जज पर निर्भर करता है कि वो पक्षकार बनने की अर्जी को मंजूर करते हैं या उसे खारिज कर देते हैं। हालांकि वो मेंटली तौर पर इसके लिए भी प्रिपेयर हैं कि अगर उनकी अर्जी खारिज की जाती है तो वो नया एक मुकदमा भी दाखिल कर देंगे। किसी दूसरे मुकदमे में खुद को पार्टी बनाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चूंकि राखी सिंह का मुकदमा इन दिनों मेरिट पर चल रहा है, जिला जज की अदालत में सुनवाई चल रही है, इसलिए अगर उस मुकदमे से ये उनकी अर्जी लिंक्ड हो जाएगी तो शायद उस मामले पर सुनवाई जल्दी हो पाएगी। इसलिए चाहते हैं कि उस मुकदमे में इनको पक्षकार बना लिया जाए, लेकिन इनका साफ कहना है कि अगर उस मुकदमे में पक्षकार बनाने की अनुमति नहीं मिलती है तो ये एक नया मुकदमा दाखिल करेंगे। और इनकी जो नाराजगी है, इनका जो आरोप है वो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी पर है और ये उस बात का हिसाब मांगना चाहते हैं कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक जो बाकी बची 14 बिस्वा जमीन है, यानी कुल जमीन जो दर्ज थी उसकी लगभग आधी जमीन आखिरकार कहां गई, इस बात का पता लगाया जाना चाहिए। इनकी सबसे प्रमुख मांग यही है। ठीक है मोइन, इस खबर पर हमारी नजर रहेगी और हम आपसे और जानकारी हासिल करते रहेंगे, लेकिन इस बुलेटिन में हम आगे बढ़े